15 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर, अगर आपको पता हो, हमने इस बार हम हर बार रिपब्लिक डे पे किसी को गेस्ट बुलाते हैं। इस साल हमने किसे बुलाया सर यूके के प्राइम मिनिस्टर को। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्हें हमने इनवाइट किया है। उनकी तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं आई ब्रिटेन की तरफ से, पर हमने अपनी तरफ से उन्हें रिपब्लिक डे की परेड के लिए बुलाया है। रिपब्लिक डे की परेड को कौन सल्यूट करता है? हाँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया का मतलब इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? पूरी स्टेट मतलब इंडिया की स्टेट, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे को सल्यूट देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस के दिन प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो, इस चीज को याद रखना, रिपब्लिक का मतलब ही हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर साइड पे बैठा होता है रिपब्लिक डे के दिन। वो बेचारे से बुजुर्ग से प्रेसिडेंट को बेचारे का सल्यूट देने खड़ा किया होता है। ऑनर की बात है अगलों के लिए, बस एज थोड़ी ज्यादा होती है हमारे प्रेसिडेंट की। ठीक है, और इतने ठंड में खड़ा कर देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे जब इंडिपेंडेंस डे हमारा सेलिब्रेट होता है, वो रेड फोर्ट पे मनाया जाता है। रेड फोर्ट ही क्यों? ये तो क्या कहते हैं आपका राजघाट में होता है, लोकेशन में क्या स्पेसिफिक है? ये राजघाट में क्यों? राजघाट है क्या? राजघाट आपकी रिपब्लिक की निशानी है। वहां पे आपकी सारी बिल्डिंग्स हैं, वो सारा जो रूट निकलता है वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन से निकल के वो सारा आता है, वहीं पे पार्लियामेंट सब कुछ वहीं पे स्टैब्लिश है। ठीक है, तो इस कारण उसका सिग्निफिकेंस यही है कि वहां पे ही मनाया जाए जहां पे पूरी गवर्नमेंट बैठती है। इंडिपेंडेंस डे एक हमारे इंडिपेंडेंस में बहुत ही मतलब हाईलाइटेड मूवमेंट्स रही हैं रेड फोर्ट से जुड़ी हुई। 1857 के रिवोल्ट से लेके आपके इंडिपेंडेंस से पहले एक ना वो हुए थे INA ट्रायल्स, ये मॉडर्न इंडिया के टाइम पढ़ेंगे। ये दोनों इवेंट्स आपकी हिस्ट्री में बहुत जरूरी है और दोनों रेड फोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो इस कारण रेड फोर्ट को चुना गया था। ठीक है, ग्रैंडियर तो है ही वो। तो इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस है कैसे? इंडिया और ब्रिटेन अपने आप को ना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बोलते हैं। 2004 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। अब इस साल हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर आए थे, हम बेस बना रहे हैं इस पार्टनरशिप को अपग्रेड करने का इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये ना अलग अलग लेवल की पार्टनरशिप होती है जिसमें तुम कंट्रीज आपस में कहती है कि हमारा कौन कितना क्लोज है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की पार्टनरशिप होती है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक का मतलब तुम किसी कुछ फील्ड्स, मतलब जैसे कोई इकोनॉमिक हो सकता है या पॉलिटिकल हो सकता है, कुछ फील्ड्स में तुम एक साथ मिलकर काम करने वाले हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि तुम हर फील्ड में, चाहे वो डिफेंस हो, स्ट्रैटेजिक रिलेशन हो, इंडो पैसिफिक पॉलिसी हो, ट्रेड हो और रिन्यूएबल एनर्जी, हर फील्ड पे तुम एक साथ मिलकर काम करोगे। तो तुम और तुम्हारी सरकारें और क्लोज आना चाहती हैं और बेटर तरीके से एक साथ मिलकर काम करना चाहती है, उस चीज के लिए ये सब कुछ है। ठीक है, क्लियर है? तो हम वो करने वाले हैं। दूसरा, इंडिया और यूके अब डिस्कशन शुरू करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आपस में। क्योंकि अगर आपको पता हो, यूके ने ब्रेक्सिट सुना था ना? ब्रेक्सिट क्या था? आपकी यूरोप की एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन कंट्रीज की यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। इसमें से निकलने का फैसला किया था, इसे छोड़ के जाने का फैसला किया था। हमारा ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यूरोपियन यूनियन के साथ, और अब अलग से, बिकॉज
यूके अलग हो रहा है, इस कारण उसके साथ हम अलग से ट्रेड टॉक्स कैरी ऑन करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है कि जो आपकी कंट्री में इंपोर्ट्स आते हैं उन्हें आप किसी भी टाइप से आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाओगे, मतलब कोई कस्टम ड्यूटी कोई टैरिफ नहीं लगाओगे, वो ऐसे फ्लो करेंगे जैसे आपकी कंट्री में ही चीजें बनी हैं। वैसे ही वो वाला देश भी हमारे गुड्स के साथ ऐसे पेश आएगा जैसे उनकी कंट्री में बनी है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएगा, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो उसके लिए ये चीज की जाती है। हमारे लिए एक्चुअली इससे बहुत जरूरी हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, खासकर ईयू के साथ करना। जो हमें उम्मीद थी, एक आपने सुना ही होगा कोविड के टाइम कि अब चाइना से इंडस्ट्री छोड़ के इंडिया आ जाएंगे, इंडिया आ जाएंगे, आई तो है नहीं। तो गई कहाँ? सारी इंडस्ट्रीज खा गया वियतनाम सर। वियतनाम। वियतनाम के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। वियतनाम ने रिसेंटली, थोड़े करंट अफेयर्स पहले हमने पढ़ा था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, चाइना और उसके अलावा जितने भी आपकी एशियन कंट्रीज हैं, वियतनाम भी एक एशियन कंट्री है, यानी कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब कुछ, ये सब सारे आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं। इंडिया ने इसे एंड मोमेंट पे ज्वाइन करने से मना कर दिया था, तो यहां से भी रह गए थे। और वियतनाम ने रिसेंटली ईयू के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। तो हर कंपनी कहती है कि हमें जब सामान, मतलब लेबर सस्ती है वियतनाम के पास, लॉज आसान है वियतनाम के पास, तो हम वियतनाम जाते हैं, यहाँ पे फ्री एक्सेस मिल रहा है, यहाँ पे फ्री एक्सेस मिल रहा है, हमें इंडिया आने की जरूरत क्या है, जहां से हमें कोई एक्सेस ही नहीं मिल रहा दूसरे की मार्केट में, क्योंकि हमारी सरकार इस चीज से डरी रहती है कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। हम दूसरों से एग्रीमेंट नहीं करते, उसके कारण हमारे यहाँ पे कोई कंपनी नहीं आती। तो बिल्कुल छोटा चाइना ही है, पर हमारा दोस्त है। नहीं, यूके के साथ तो इसलिए अच्छे है ना क्योंकि कॉलोनियल भी रहे हैं, तो हम हमेशा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हमारे कल्चर्स कनेक्टेड हो गए, ठीक है, इस कारण हम यूके के क्लोज हैं। यूके के ज्यादा क्लोज चाइना है क्योंकि चाइना वहां पे पैसे भी खर्च करता है, ठीक है। इसके अलावा हम इनके साथ, कहाँ गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे नहीं, एडवांस, मतलब डिस्कशंस काफी आगे मूव कर चुकी हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन करने की पोजीशन में है यूके के साथ। हम ऑलरेडी ये एग्रीमेंट यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया और सिंगापुर के साथ कर चुके हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ अभी डिस्कशन में। इससे होता क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स होता है सामान को एक्सचेंज करने का कोई प्रोसेस, ठीक है। तो लॉजिस्टिकली सपोर्ट, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्हें कहीं से भी कोई भी सामान चाहिए, या लेट्स सपोज हमारी नेवी जा रही है, इनमें से किसी के पोर्ट पे रुक के वो अपना ऑयल रिफिल करवाना चाहती है, खाना रिफिल करवाना चाहती है, सर्विस करवाना चाहती है, उसे प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इनमें से वो किसी के भी दुनिया में कोई भी जो पोर्ट है वो वहां पे जा सकती है, वहां पे रुक सकती है, रेस्ट कर सकते हैं, उतने में सर्विस, फ्यूल, फूड सब कुछ उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद वो वहां से आगे निकल जाएगी, ठीक है। इससे हमारी रीच, हमारी नेवी और दूर दूर तक जा सकती है। होगा क्या, ऐसा नहीं होता ये फ्री होता है, वो हमसे सर्विसेज लेंगे, हम उनसे सर्विस लेंगे, साल के एंड में बिल बन जाएगा किसकी साइड पे कितना पैसा नहीं हुआ, वो पे करते करेगा, पर एटलीस्ट तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी, तुम ट्रैवल कर सकते हो। तो हम यूके के साथ भी करना चाहते हैं क्योंकि यूके के पास अभी भी दुनिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे उन्हें उनके नेवल पोर्ट्स हैं और सब कुछ है, तो हमें वहां पे भी एक्सेस मिल जाएगा रुकने, ठीक है। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्लियर है।
ब्रेक्सिट का इन्हें बहुत लॉस है। नहीं बट सर मैं तो बाकी जगह देखो ये तो नुकसान होते हैं कि चलो जो गरीब कंट्रीज थी यूरोप में, वहां से उठ के लोग अमीर कंट्रीज जर्मनी, यूके या यहाँ आ जाते थे। इनमें वैसे भी जो गरीब कंट्री से भी, यूरोप की गरीब कंट्री से भी आ रहे थे ना, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया ऐसी कंट्रीज से, वो यूके तक कम ही जाते थे। वो जर्मनी, डेनमार्क, ये वाली कंट्रीज जाना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सी बैरियर है। ठीक है, तो तुम वैसे इमिग्रेशन थोड़ी लिमिट कर पाते हो। बाकी जगह तो सारा यूरोप बॉर्डर फ्री है, यहाँ पे पानी का बॉर्डर बन जाता है। दूसरा इन्हें नुकसान अब क्या है, इन्होंने छोड़ दिए यूरोप, एक तरह से यूरोप की सारी यूनियन छोड़ दी है। अब इन्हें यूरोप के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। जब तक नहीं करते तब तक जितनी भी यूके के अंदर कंपनीज है उन्हें भी ट्रेड, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के पैसे मतलब वो लगेंगे। तो हो क्या रहा है, अब यूके में से कंपनी सारी छोड़ के जा रही हैं यूरोप के अंदर, मतलब जो यूरोप में बेचना चाहती है। ठीक है, वो जाके नीदरलैंड्स और जगहों पे फैक्ट्रीज लगा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है यूके की तो इतनी आबादी नहीं है कि हम कुछ बेच पाएंगे। ये होता है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेशनलिज्म। जब तुम ज्यादा ही हो जाते हो, मेरा देश, मेरे ही लोग रहे, ठीक है, मेरा ही सब कुछ हो, और बाकियों के लिए बंद हो जाए, जैसे अमेरिका भी कर रहा है, तो अल्टीमेटली तुम अपने आप को हार्म कर बैठते हो। अमेरिका जो काम कर रहा है, अमेरिका जो कहता है कि हम बाहर वाले लोगों को आने नहीं देंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ इमिग्रेशन होता, आज से कुछ साल पहले तक नहीं थी, पूरे 90s नहीं थी उनकी। अमेरिका की तरक्की का कारण ही इमिग्रेंट्स है। तुम खुद सोचो, जो बंदा अमेरिका में नौकरी करने गया है, कम से कम 23-25 साल की उम्र का तो होगा वो। जिस कंट्री से आया है उस कंट्री ने उसे बचपन से हेल्थ केयर दी, वैक्सीनेशन दे दी, एजुकेशन दे दी, स्किल दे दी। तुम्हें, तुम्हारे पास जब एक इमिग्रेंट आ रहा है, वो सब कुछ सीख के पढ़ के आ रहा है, तुम्हारी कंट्री का तो कुछ खर्चा ही नहीं है, तुम्हें तो रेडीमेड वर्क फोर्स मिल रही है। और अमेरिका इस चीज में बहुत बेवकूफ है, जो अब मतलब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से, कि जो उसे बंद करना चाहता था। ठीक है, तो सारी स्किल्ड लेबर खो देता, तो यही सबसे बड़ा नुकसान है। नहीं, यूके के छोड़ के जाने का कोई रीजन नहीं था। बेसिकली यूरोपियन यूनियन में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया था बहुत साल पहले, अभी भी खैर उसका इफेक्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, तो उसका अभी भी इफेक्ट चल रहा है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन में क्या होता है कि इन सब ने ना कई कंट्रीज से मिलकर अपनी करेंसी कॉमन कर ली, यूरो जोन कर लिया इन्होंने, यूरो ही चलता है अब। जिन्होंने अब यूरो कर लिया उनमें से एक कंट्री थी ग्रीस। ठीक है, ग्रीस और इटली का खास केस है। ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही रेकलेस स्पेंडिंग की है, सरकार के बजट ही बहुत बड़े हैं और करप्शन बहुत ज्यादा है इन कंट्रीज। तो हुआ क्या, ये कंट्रीज बैंकरप्ट होने वाली होगी। बैंकरप्सी का मतलब होता है कि करेंसी फेल हो जाएगी। अब इस करेंसी के साथ फ्रांस और जर्मनी, डेनमार्क ये भी जुड़े हुए हैं। उन्हें लगता है हम बेल्जियम, ये सारे मतलब नॉर्दर्न यूरोप अमीर है, सदर्न यूरोप गरीब है, तो सदर्न की गलतियों के कारण नॉर्थ को भुगतना पड़ा। अब उनकी बैंकरप्सी से उन्हें बचाना जरूरी था। तो जर्मनी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आपके यूरोप में, उसका बहुत बड़ा दबदबा है। तो मर्कला एंजल ने आगे बढ़ के जर्मनी की तरफ से बहुत पैसे कंट्रीब्यूट किए, और यूरोप का बजट सदर्न साइड पे पूरा एक तरह से लगाना पड़ा, तब जाके ग्रीस जैसी कंट्रीज बची हैं, नहीं तो ग्रीस बैंकरप्ट हो जाती। और अगर ग्रीस बैंकरप्ट होती तो वहां से इमिग्रेशन क्राइसिस शुरू हो जाता, ग्रीस सारे लोग ऊपर आने लग जाते। दूसरा, यूरोप वो पूरी तरह फेल हो जाता। तो यूरो फेल होने का मतलब है यूरो जोन फेल हो गया। यूरो जोन फेल होता, सारी कंट्रीज में फूट पड़ जाती कि जब टाइम आया किसी ने मदद ही नहीं की, यूरोपियन यूनियन टूट जाता। तो इस कारण उन्हें मदद करने उतरना पड़ा, पर मदद के चक्कर में वो अपने फाइनेंशियल नुकसान करवा बैठे, इसलिए उनकी
क्योंकि इधर ये अपने ग्रीस करेंसी यूरो बनाना चाह रहे हैं, पर कुछ पैसे होने चाहिए ना पर जीडीपी कुछ ताकि मिल रहा है यूरो भी ऐसा करेंसी को। हाँ, और सबसे पहले गोल्ड में सेंस ना करके वो करता दिया ना ताकि नहीं तो उनका बनता ही नहीं था यूरो का बेस करेंसी। देखो हुआ क्या था, ग्रीस में बहुत साल पहले अर्थक्वेक आया तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो गई थी, उनकी इकोनॉमी एक्चुअली उसी कारण वहीं से बर्बाद होनी शुरू हुई। ग्रीस ने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे ओलंपिक्स करवा लेता हूँ, टूरिस्ट आएंगे कुछ खरीदेंगे रहेंगे, मेरी इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी। उन्होंने ओलंपिक्स बेट किया और ओलंपिक्स भी जीत लिया। ओलंपिक्स जीते पर लोग उतने आए नहीं जितने ये उम्मीद लगा के बैठे थे ओलंपिक्स देखने। ठीक है, ओलंपिक्स एक्चुअली एक तरह से कर्ज माना जाता है। जो कंट्री ओलंपिक्स करवाती है ना, उसे कर्जे के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कोई भी लगा लो, सब में यही है, वो स्टेडियम्स बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं मिलता। तो हुआ क्या, ग्रीस ने उससे पहले क्या किया था, अपने लोगों में स्किल्ड कि कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाओ जो टूरिस्ट आएंगे वो लेके जाएंगे, इस चीज के लिए स्किल्स भी प्रमोट की और उसके साथ फिर लोन खुल के बांटे। तो जब लोन बांट दिए उसके बाद कोई गेम्स देखने आया नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या, लोन सारे के सारे डिफॉल्ट कर गए। तो जब वो सारे फेल हो गए तो बैंकिंग सेक्टर फेल हो गया, तो वहां से इनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ा गैम्बल था जिसमें वो हार गए। ठीक है, गैम्बल यहाँ तो हार या पार ही वाली चीज है, यहाँ पे हार ही रह गए। टूरिज्म ही है, तो ज्यादातर सदर्न कंट्रीज, इटली में भी टूरिज्म ही है, इनकी इकोनॉमी चलती टूरिज्म से। ठीक है, कुछ साल इनके मतलब कुछ टाइम टूरिस्ट ना आए, इनकी तो इकोनॉमी बैठ जाती है। यहाँ कोई मेजर इंडस्ट्रीज कुछ नहीं बचा हुआ, वो सब कुछ चाइना सब मतलब एशिया खा गया वो इंडस्ट्रीज को। चलो, सिर्फ जर्मनी है जो इंडस्ट्रियलाइज है, बाकी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जर्मनी स्मार्ट है, ऑटोमोबाइल वहां नहीं बनते। सर हाँ जी, हाँ जी। सर ज्योग्राफिकली वैसे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इनके यूरोप के जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे ज्यादा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ पे रॉ मटेरियल ज्यादा है, पर रॉ लेकिन वही मटेरियल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स वो रिसोर्स आउट नहीं कर पाते। बिल्कुल, एक तो रिसोर्स आउट नहीं कर पाते, दूसरा रॉ मटेरियल में कभी भी इतनी कमाई नहीं है जितनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। वो वैसे इसलिए भी गरीब रहते हैं। ठीक है, और अभी तक वो कंट्रीज में एक तरह से सोवियत यूनियन की शैडो है, वहां पे वही पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराना ही सारी इंडस्ट्रीज वही है। ये चीज जर्मनी के अंदर भी देखी जाती है, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। लोग ईस्टर्न जर्मनी सोवियत की रिप्रेजेंटेशन है, जर्मनी दो हिस्सों में बांटा गया था। वेस्टर्न जर्मनी पूरा कैपिटलिस्ट है, अब तो है तो दूसरा भी, पर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क दिखता है दोनों से। ठीक है, तो इसीलिए वो फर्क दिखता है। तो जर्मनी में ऐसा क्या है कि जर्मनी बेवकूफ नहीं माना जाता, बाकी सारी, फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, हर जगह होता है, जर्मनी अभी भी अमीर है और हर साल और अमीर होता जाता है। जर्मनी ने अपनी मेन चीज बनाई है स्किल, जिसमें अपने लोगों को डेवलप करवाई है। हाँ जी, वो तो करते ही हैं, वो तो उनका प्रिंसिपल, हाँ बिल्कुल, ये है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है उस चीज को लेके, वर्क कल्चर उनका बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरा, उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी बनाई है दैट इज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वो इन्वेंशन पे फोकस करते हैं, इन्वेंशन करके। हाँ, इसराइल की तरह, जो अब इसराइल कर रहा है, जर्मनी ये बहुत सालों से कर रहा है। आपकी जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं वो सारी की सारी मेड इन जर्मनी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे मेन कंपोनेंट्स आपके फोन के अंदर भी है ना, मेड इन जर्मनी है। चाइना सिर्फ असेंबल करता है या बनाता है, उनकी टेक्नोलॉजी जर्मन है। तो हर चीज का पैसा जर्मनी में आने है। ये आजकल देखते हो टनल्स थोड़ी जल्दी काफी जल्दी बनने लग गए हैं। ये ना मशीन आती है जो ऑलमोस्ट, मतलब तुम लगा लो ये बिल्डिंग का 50, इस बिल्डिंग से 50% होगी, वो इतनी बड़ी मशीन है। एक्चुअली पूरी बिल्डिंग के साइज में बहुत बड़ी मशीन होती है, वो एक दिन में 3 किलोमीटर टनल बना सकती है।
आज से पहले एक दिन में 3 किलोमीटर टनल बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज से कुछ साल पहले महीनों लग जाते थे, तो पीछे फिनिशिंग तक करके देती है टनल की। तो वो जो मशीन है वो जर्मन में मेड है, और जर्मनी वो सिर्फ रेंट पे देता है, कोई कंट्री खरीद नहीं सकती, पर डे चार्ज पे करना पड़ता है। जर्मन टेक्नोलॉजी है वो। हाँ, एम्यूनिशन गन्स गन्स तो चलो वो तो अलग इंडस्ट्री है ही, मतलब वो माइनर इंडस्ट्री है, वो यूएसए की मेजर इंडस्ट्री है एम्यूनिशन और ये सब कुछ। चलो नेक्स्ट इज स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी। हिमगिरी आपका नया लेटेस्ट आपका फ्रिगेट लॉन्च किया गया है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस। सबसे पहले स्टेल्थ क्या होता है, एक एक वर्ड करके आते हैं। स्टेल्थ का होता है हाँ, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है, हार्डर टू डिटेक्ट है, उसे कहते हैं स्टेल्थ, यानी कि ये रडार या सोनार पे आसानी से शो नहीं होते, ठीक है। इनमें कोई भी जो रेडियो वेव्स जैसे भेजी जाती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड वेव्स या रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यही होती है जो आपको आसानी से शो नहीं करवाती, रडार या सोनार या कोई भी जो तुम डिटेक्टिंग इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, आंखों से तो देख ही सकते हो, ठीक है, पर इक्विपमेंट पे आसानी से शो नहीं होती, उसे स्टेल्थ कहते हैं। फ्रिगेट क्या होती है? सर ये टाइप फ्रिगेट ऑफ है, ये टाइप ऑफ शिप है एक। एक टाइप ऑफ वॉरशिप है जो क्या कहते हैं आपकी बाकी शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए खासकर यूज होती है, ठीक है। तो ये आसानी से थोड़ी, मतलब इसमें मूवेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, और ये बाकी जो शिप्स होती हैं कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर्स, उनसे थोड़ी मिलती जुलती होती है बैटल शिप्स। मतलब ये एक कॉमन टाइप की शिप है, मूवेबिलिटी ज्यादा होती है, बाकी उनको प्रोटेक्शन के लिए वेपन लेस होती है, वेपन्स लगे होते हैं इस पे, पर मूवेबिलिटी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा मूवेबिलिटी कॉर्वेट्स की होती है, सबसे हैवी जो शिप होती है उनको होती है बैटल शिप्स, ये चलने में सबसे भारी होती है, ये सबसे कॉर्वेट सबसे लाइट होती है, फ्रिगेट इसके बाद यहाँ पे आती है, ठीक है, क्लियर है। तो लेटेस्ट जो लॉन्च की जा रही है वो हिमगिरी नाम है उसका, ठीक है। ये हिमगिरी जो है ये आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाई है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टेट सर्विसेज में, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कहाँ पे है? तो गार्डन कोलकाता के, बस इतना याद रखो ऐसे करके, तुम्हें पूरा नाम कभी भी याद करने की जरूरत नहीं होती, तो बस गार्डन कोलकाता के याद रख लो। सिर्फ एक ही शिप बिल्डर है जिसके नाम में गार्डन रीच आता है, गार्डन आता है, तो वो यहाँ पे। उसके बाद ये फ्रिगेट्स बनाने के लिए देखो आपके ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं नेवी के। फ्रिगेट्स बनाने का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को कहते हैं P17A प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A मतलब, ठीक है, P17A। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, P17A किस चीज का, नेवी के रिगार्डिंग किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, P17A किस चीज के रिगार्डिंग आपने न्यूज़पेपर में सुना, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते थे। P17A recently heard in the news is related to, तो फ्रिगेट क्लास नेवल वेसल ऐसे करके होगा, या नेवी नेवल वेसल सिंपली लिखा होगा, फ्रिगेट भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। वैसे तो फ्रिगेट अगर ऑप्शन आता है तो फ्रिगेट से मैच करना, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर गवर्नमेंट फ्रिगेट क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनवा रही है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट्स हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। P17B मेरे ख्याल से सबमरीन्स का कंफर्म कर देता सर हूँ। हाँ जी, सर ये सक्षम के बारे में कुछ बताया था ऊपर, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये पेट्रोल, मतलब ये इसके साथ साथ ये देखो हिमगिरी वन फर्स्ट ऑफ द थ्री, तीन टोटल बननी है, उनमें से एक लॉन्च की गई थी। इसके अलावा एक और व्हीकल भी इसके साथ में लॉन्च किया गया, वो सक्षम है। वो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, पेट्रोल होता है जो आसपास के पानी में, ये सबसे छोटे व्हीकल होते हैं पेट्रोल व्हीकल, जो आपकी कोस्टल पुलिस जैसी चीजें यूज करती है, ठीक है। तो ये उससे आप एक मिनट, सर सबमरीन, इसमें जो लास्ट ऑफ द 5 वेसल्स बोला गया है, ये 5 कहाँ की, मतलब एक ही रीजन को प्रोवाइड करने के लिए किए हैं?
जी ये सेकंड पॉइंट में लिखा ना, इन गोवा द फिफ्थ एंड द लास्ट ऑफ द ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स इन सीरीज ऑफ सक्शन बीइंग बिल्ट दैट वाज लॉन्च्ड, यानी हाँ जी, कि पहले 4 हो चुके, टोटल 5 बननी थी, ये लास्ट है। ये सिर्फ गोवा के रीजन के लिए या फिर ऑल ओवर अपना ये जो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेट्रोल करने के लिए? नहीं, गोवा में तो बनी है ये, गोवा में मैन्युफैक्चर हुई है, उसके बाद नेवी को डिलीवर होगी, नेवी सोचेगी कहाँ करना है। ऐसी ठीक। शिप्स की डिप्लॉयमेंट तो कभी भी नहीं अखबार में लिखी जाएगी कि कहाँ पे कौन सी डिप्लॉय हो रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर तो दुश्मन भी पढ़ ही सकता है, तो इस कारण ये सिर्फ लॉन्च के बारे में बताया। एक और साथ में मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, प्रोजेक्ट 75I, ये है सबमरीन्स का। इसके अंडर हमारे इंडिया की सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, कलवरी क्लास की। ये नेवी की अपनी क्लास है, कलवरी क्लास, ठीक है, उस क्लास की बनाई जा रही है। डीजल इंजन बनाई जाएंगी कलवरी क्लास में, मतलब इसमें डीजल इंजन डलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो 75 नंबर कहीं पे भी आए वो सबमरीन्स का है, सब 75 अलग अलग जो है 17 फ्रिगेट्स का है, ABC कुछ भी है वो सारी फ्रिगेट्स की, ठीक है। तो बस ये 2 नंबर याद रखना, क्लियर है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी को किसी करंट अफेयर में कोई डाउट? नहीं, तो ये थे आपके आज के